शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली वाली जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो मणिपुर से रिलेटेड है। यहाँ पर मैप के माध्यम से आप मणिपुर के नक्शे को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कलर आप देख रहे हैं ब्लू कलर के नीचे में लाइट कलर का जो आपको यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा है, ये मणिपुर का मैप है। मणिपुर की जो बॉर्डर है वो म्यांमार से सटी हुई है। यदि हम मणिपुर के ऊपर की तरफ में जाते हैं, नॉर्थ की तरफ में जाते हैं, तो नागालैंड पड़ता है जिसकी कैपिटल है कोहिमा, और ये मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यदि मणिपुर के हम पश्चिम वाले एरिया की तरफ में जाते हैं तो असम के साथ बाउंड्री शेयर होती है, और मणिपुर के नीचे तरफ में मिजोरम जिसकी कैपिटल है आइजोल, इसके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वहीं यदि हम मणिपुर को अलग अलग हिस्सों में डिस्कस करना चाहें, अलग अलग इसको कितने ज़िलों में डिवाइड किया गया है, इस हिसाब से यदि इसको हम देखें तो ये वाला जो मैप है यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा गया है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है उखरुल है, ये वाला जो हिस्सा है चंदेल है, अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से इसको बांटा गया है। अब हम चलते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में आखिर मणिपुर क्यों रहा है, कौन सी घटना घटित हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 40 लोग इंजर्ड हुए हैं एक प्रोटेस्ट के दौरान, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान। आर्मी ने जब बैरिकेड लगाई थी तो सिक्योरिटी पर्सनल ने जो है आंसू गैस के गोले छोड़े थे ताकि भीड़ को, लगभग 10,000 प्रोटेस्टर लोग इकट्ठे हुए थे, हु असेंबल्ड इन बिष्णुपुर डिफाइंग कर्फ्यू का ये लोग विरोध कर रहे थे। और इसके बाद जो है ओपन फायर का ये लोग विरोध करने लगे एंड थ्रो स्टोन एट द सेंट्रल फोर्स। 3 RAF जवान इंजर्ड, और इससे आप देखेंगे 3 जो RAF के जवान हैं वो लोग इंजर्ड हो गए थे। तो 40 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं। एक तीखी घटना घटित हुई है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक झड़प हुई है मणिपुर में वेडनेसडे के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस और पीपुल्स के बीच में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है आंसू गैस के गोले छोड़े थे टू डिस्पर्स ओवर 10,000 पीपुल हु हैड कन्वर्ज टू डिमांड द रिमूवल ऑफ एन आर्मी बैरिकेड। ये लोग डिमांड कर रहे थे ये जो आर्मी की बैरिकेड लगाई गई है इसको आप यहाँ से हटाइए। पूरा दिन कंटिन्यू ही स्टैंड ऑफ हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आर्मी के जो जवान लोग हैं इन्होंने फायर्ड किया था सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ए मोब थ्रू स्टोन एट देम। अब सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर चल रहे हैं, वो लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं हमको कंटिन्यू देखने को मिली हैं। इसके अलावा 3 जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल एंटी रियोट फोर्स मानी जाती है, ये लोग घायल हुए हैं। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो मेतेई ग्रुप्स है ना, इन्होंने विरोध किया था बैरिकेड के प्लेसमेंट को लेकर के। इन्होंने क्या काम किया था, बफर जोन में बैरिकेड लगा करके रखा था बिष्णुपुर चूरा चांदपुर की बाउंड्री में। तो बाउंड्री वाले एरिया में जो बैरिकेड लगाई गई थी, मैतेई ग्रुप इसका विरोध कर रहे थे। ये जो मणिपुर है यहाँ पर मैतेई और कुकी, हाल फिलहाल में मैतेई और कुकी के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी, दोनों के बीच में जो हिंसक घटनाएं हुई थी, इसके अलावा वुमेन्स की जो नेक्ड परेड लगाई गई थी, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। नॉर्मली यदि देखा जाए ये जो मणिपुर वाला एरिया है, मणिपुर का एरिया चारों तरफ से ऐसे पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है। बीच वाला जो एरिया है घाटी वाला एरिया है, और इस घाटी वाले एरिया में मैतेई ग्रुप रहते हैं। अब ज़्यादातर जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जनजाति वाले लोग रहते हैं। अब इस पहाड़ी वाले एरिया में यहाँ के जो बीच में रहने वाले मैतेई ग्रुप वाले लोग हैं ना, वो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं पहाड़ी एरिया में। और जाहिर सी बात है पहाड़ी एरिया में लोग कौन लोग रहते हैं, कहीं कभी बात हुई है तो ज़्यादातर जनजाति लोग ही रहते हैं। तो मैतेई लोगों की डिमांड काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। इन्होंने हाई कोर्ट में केस भी किया था, केस ये लोग जीत गए थे कि भाई हमें जो है एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ये बात कुकी वाले समुदाय लोगों को पसंद नहीं आई और फिर दोनों के बीच में जो है
विरोध प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, रैलियां निकाली जाती हैं, हिंसक झड़प होती हैं, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कहानी अभी तक आप देखे हैं मणिपुर में जो हिंसक घटना घटित हुई थी। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है मणिपुर की, ये द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, एक कमेटी का गठन किया गया है, एक जो कि एक इन्फ्लुएंशियल माइती ग्रुप माना जा रहा है। इसने यूथ को, एक इसके अलावा अदर लोगों को कहा कि आप जो है बहुत बड़ी संख्या में आइए, वेडनेसडे के दिन इकट्ठे हुए और ये जो बैरिकेड लगा हुआ है ना, इसको जो है हिल डिस्ट्रिक्ट की तरफ में भेजिए, चूड़ा चांदपुर की तरफ में भेजिए। इसके बाद इस ग्रुप का कहना है कि द फेलियर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द बैरिकेड बाई 30 अगस्त वाज रीजन फॉर द प्रोटेस्ट मार्च। यहाँ पर बताया जाता है कि मेनली हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इस बैरिकेड को हटा पाई है, इसको आप लेके जाइए उधर पहाड़ी में लगाइए, ऐसा उन लोगों का कहना है। यहाँ आपको एक बात ये ध्यान में रखना है, ये जो मैतेई लोग हैं ना, यहाँ की हिंदू डोमिनेटेड कम्युनिटी है, और कुकीस लोग जो हैं, जो कि पहाड़ी में रहते हैं, वो ईसाई लोग हैं और जनजाति लोग हैं। और तो दोनों के बीच में हम देखते हैं कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चलते रहता है। इसके बाद हम आसियान से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। आसियान के शिखर सम्मेलन में हाल फिलहाल में देखा जाए तो आसियान की एक की पिलर बताया जा रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वेडनेसडे के दिन, एज ही लेफ्ट फॉर इंडोनेशिया टू अटेंड 20th आसियान इंडिया समिट एंड 18th ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता। तो यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वेडनेसडे के दिन ये बात कहे थे, वो क्या है, इंडोनेशिया जाने वाले हैं ताकि वो 20वें नंबर का जो आसियान इंडिया समिट है उसको अटेंड कर सकें। इसके अलावा 18वें नंबर का जो ईस्ट एशिया समिट है वो जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। मिस्टर मोदी विल मीट टू द लीडर ऑफ 10 आसियान कंट्रीज। इस मीटिंग में 10 जो आसियान के कंट्रीज हैं उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी मीटिंग रखने वाले हैं थर्सडे के दिन, फॉलोड इमीडिएटली बाय द EAS मीटिंग। इसके बाद फिर EAS की मीटिंग होने वाली है। इसमें इंक्लूड रहेंगे आसियान के जितने भी, आसियान नेशंस के जितने भी मेंबर हैं वो भी रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया एंड US भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। किसमें? ईस्ट एशिया समिट जकार्ता में ही इसका आयोजन होने वाला है। इसके बाद आसियान के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। आसियान, यहाँ पर ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आसियान ग्रुप में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो रेड कलर से यहाँ पर लाओस को दर्शाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं म्यांमार इसमें शामिल है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके ये जो मेन कंट्रीज़ हैं आसियान ग्रुपिंग की। आसियान, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं या फिर शॉर्टकट में आसियान बोलते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। यहाँ पर साइन किया गया था आसियान डिक्लेरेशन, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडिया का जो रिलेशनशिप है आसियान के साथ में, इसमें इवॉल्व है फ्रॉम द लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1991 टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 2014। आसियान में हम जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से शामिल हुए 1991 में। फिर बाद में हम देखते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी 2014 में, विच लीड इंडिया टू बिकम ए सेक्टोरल पार्टनर ऑफ आसियान। इसके बाद से इंडिया जो है एक सेक्टोरल पार्टनर बन गया था आसियान का 1992 में। इसके बाद डायलॉग पार्टनर बनता है 1996 में, एंड समिट लेवल पार्टनर बना था 2002 में, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया था सन 2012 में। तो ये आसियान ग्रुपिंग के मेंबर कंट्रीज आप एक बार फिर देख लीजिए, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस है।
अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं न्यूज़ के प्रमुख आर्टिकल्स को और आगे क्या क्या दिया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो केरला की एक स्कीम है जिसका नाम है स्कूल नून मील स्कीम। दोपहर के टाइम में जो इनको मील दिया जाता है, खाना दिया जाता है, उस स्कीम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। केरला की ये जो स्कीम है यहाँ पर फंड में डिले होने के चलते चलते ये स्कीम प्रभावित हो रही है। तो सरकार की तरफ से ये जो स्कीम चालू करी जाती है, जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा संबंध रहता है बच्चों को कुपोषण से बचाना। इसके साथ साथ में बच्चों का जो इनरोलमेंट है स्कूल में उसको हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ावा देने का भी काम इस स्कीम के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में उनको पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता है, तो कम से कम वो खाने के लालच में स्कूल जाते हैं। तो इससे दोनों फ़ायदा होता है, उसका दिमाग का भी विकास होता है और पढ़ाई में भी बच्चा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो फंड को रिलीज किए जाने में हमको डिले देखने को मिल रहा है नून मील स्कीम में, जो कि केरला में चल रही है। इसके चलते चलते फिर से क्राइसिस उत्पन्न हो गया है कुछ स्कूल में केरला के, विथ हेड टीचर्स स्क्रैम्बलिंग फॉर मनी टू बाय ग्रोसरीज। कंडीशन ऐसी हो गई है कि यहाँ के जो हेड टीचर्स हैं ये क्या काम कर दे रहे हैं आज के टाइम में, स्क्रैम्बलिंग फॉर मनी। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है पाँव मारना, इधर उधर हाथ पाँव पटकना कि कैसे करके हमारे पास में मनी आए और हम जो है ग्रोसरीज खरीदें। द केरला गवर्नमेंट इज येट टू गिव इट्स शेयर ऑफ फंड फॉर जून। केरला गवर्नमेंट क्या काम करेगी, जून जुलाई अगस्त के महीने के लिए अपनी तरफ से पैसा रिलीज करेगी फॉर द फ्री लंच बीइंग सर्व टू ओवर 30 लाख स्टूडेंट अप टू क्लास 8 इन मोर देन 12,000 स्कूल। सरकार सोच रही कि हम एक काम करते हैं, इनको लंच प्रोवाइड करने के लिए अभी जितना फंड रिलीज होना चाहिए उसको हम रिलीज कर देते हैं जून जुलाई अगस्त के लिए, और इसमें 30 लाख स्टूडेंट शामिल रहेंगे। कक्षा 8 तक के बच्चे हैं और मोर देन 12,000 स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं। अब रूल के हिसाब से देखा जाए तो 60% का जो एक्सपेंस है ना इस प्रोजेक्ट के लिए बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट, वाइल द रेस्ट इज कवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 60% हिस्सा किसको खर्चा करना चाहिए था, केंद्र सरकार की तरफ से, और बाकी का जो हिस्सा 40% है वो राज्य सरकार खर्चा करेगी। रिपोर्ट के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो सेंटर इज येट टू रिलीज इट्स शेयर ऑफ 80 करोड़ रुपया एंड स्टेट इज सपोज टू गिव 50 करोड़ रुपया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो केंद्र सरकार को 80 करोड़ रुपये देना चाहिए था और 50 करोड़ रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। यहाँ के जो टीचर हैं वो कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए allocation for the scheme as expense per student had not been revised after 2016। टीचर लोग कह रहे हैं कि एक बच्चा के पीछे यदि आप 30 रुपये 40 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो उसको आप 50 रुपये 60 रुपये खर्चा करिए। 2016 से आपने इसको रिवाइज नहीं किया है। वहीं यदि हम बात करें स्कूल विथ ए स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ 150, ईच वन इज एलोकेटेड 8 रुपया पर डे। जहाँ पर 150 बच्चे रहते हैं उनको 8 रुपया पर बच्चे के हिसाब से प्रोवाइड किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है जहाँ की जो स्ट्रेंथ है 500 स्टूडेंट हैं, यदि कहीं किसी स्कूल में 500 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो वहाँ पर जो पैसा है वो एलोकेट किया जा रहा है 7 रुपया। यदि कहीं पर 500 से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं तो वहाँ पर जो है 6 रुपया पर स्टूडेंट एलोकेट किया जाता है। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी गिवन एग्स एंड मिल्क एग्स वेल। अब आप सोचिए जब हमारे टाइम पीरियड में कि अभी भी मैं यदि हमारे गांव की बात करूं तो वहाँ पर अभी भी जो है आलू भटा गोभी और चावल यही दिया जाता। लेकिन केरला की गवर्नमेंट यदि ये सोच रही है कि हम बच्चों को अंडे देंगे, दूध देंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ईच स्टूडेंट इज सपोज टू बी गिवन मिल्क ट्वाइस ए वीक एंड 1 एग ए वीक। नियम कानून यहाँ जो बनाए गए हैं उस हिसाब से देखा जाए सप्ताह में 1 बार आपको अंडा मिलेगा, हफ्ते में 2 बार आपको जो है दूध मिलेगा। इस प्रकार के यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। चूँकि जो चावल होता है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड द हेड टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज द अदर आइटम ऑन द मेन्यू।
चावल हम दे रहे हैं, बाकी का जो आइटम है मेनू का वो आप अपने हिसाब से मैनेज करिए, ऐसा स्कीम कहती है। उनका क्लेमिंग ये है कि जो ग्रोसरीज का प्राइसेस है, एलपीजी सिलेंडर का प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, इसके साथ साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी बढ़ते जा रहा है, तो कुल मिलाकर के जो पॉकेट है हमारा खाली होते जा रहा है। टीचर का जो यूनियन है, जैसे कि केरला प्राइवेट प्राइमरी हेड मास्टर एसोसिएशन की बात करें एंड कांग्रेस एफिलिएटेड केरला प्रदेश स्कूल टीचर एसोसिएशन की बात करें, ये प्लान कर रहे हैं कि हम जो है इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो अभी हाल फिलहाल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें कौन कौन से सुधार की ज़रूरत है, इसको आप इस आर्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद एक और न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीएसआई को पेटेंट मिल गया है रीयूजेबल स्ट्रॉ मेड फ्रॉम बैम्बू की मदद से हमने जो है रीयूजेबल स्ट्रॉ का निर्माण किया है, इसके लिए पेटेंट मिल गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि अब मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो उस चीज़ को कोई दूसरा नहीं बनाएगा, ठीक है। ये मुझे कानूनी अधिकार मिल गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो बीएसआई है उसको पेटेंट मिल गया है रीयूजेबल स्ट्रॉ, जिसको बम्बू के सहायता से बनाया गया है। पेटेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट कर दिया है पेटेंट बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ताकि रीयूजेबल जो स्ट्रॉ एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग है वो कानूनी तौर पर जारी हो सके। ये जो स्ट्रॉ बनाया गया है इसको डेवलप किया गया है एक स्पीसीज ऑफ एंडेमिक बैम्बू प्लांट। इस स्ट्रॉ का जो निर्माण किया गया है वो एक एंडेमिक बैम्बू प्लांट से किया गया है विच इज़ फाउंड ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये कुछ खास बातें हैं जिनको हमें यहाँ पर देखना है। ये जो बैम्बू की स्पीसीज है इसका ये नाम दिया गया है, काफ़ी कठिन नाम है इसका, देखते हैं। इसकी जोस्टेशियम और अंडमानीसियम, क्या लिखाना है ये, अंडमानीसियम, इसको डिस्कवर किया गया है ऑन द आइलैंड अबाउट 3 decades एगो एंड नाउ इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल हैज़ गॉट न्यू बूस्ट विथ दिस पेटेंट। तो इस द्वीप में इसको खोज करी गई है, इसकी खोज करी गई है और ये काफ़ी इकोनॉमिक इसकी पोटेंशियल है, ठीक है। इस पेटेंट के माध्यम से इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए अब ये जो बांस है ना इसका रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो आज का हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो न्यूट्रिशन काउंसलिंग फॉर वुमेन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग का मतलब ये है कि महिलाओं का खान पान कैसा होना चाहिए, उनको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर फीडिंग को लेकर की भी काउंसलिंग करी जाती है, जैसे कि बच्चों को स्तनपान कब कराना है, कैसे कराना है, ठीक है। कहीं कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मदर को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यदि टाइम टू टाइम हम काउंसलिंग करते जाएं तो इससे इंडिया में जो स्कीम चलाई जा रही हैं पोषण से रिलेटेड, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। इस आर्टिकल में इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर पार्टिकुलरली एग्जांपल दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बेमेतरा में इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है और इसका रिजल्ट भी बेहतरीन आया है। इसी को अन्य जगह पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मेनली यहाँ पर फोकस किया जाता है कि यदि न्यूट्रिशन काउंसलिंग कराई जाती है गांव में, मतलब हमें जो है ग्राउंड लेवल पर उतर करके आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा आशा कार्यकर्ता हैं, या फिर आप अपने ज़िला से ब्लॉक लेवल पर कुछ ऐसे लोगों को काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। वो गांव जा कर के महिलाओं को जागरूक करेंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको कब कराना है, कब नहीं कराना है, बच्चों को स्तनपान। इसके अलावा आपको अपना जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों की काउंसलिंग टाइम पर होती रहना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कहना चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की हमको ज़रूरत नहीं है।
न्यूट्रिशन की काउंसलिंग बहुत ही सिंपल है लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी माना जाता है एज एक्सपीरियंसेस इन दिस डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ में ये पता चला है कि न्यूट्रिशन काउंसिल एक सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है। जितनी सिंपल ये दिखती है उससे कहीं ज़्यादा ये पावरफुल है। यदि हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं जैसे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, ठीक है, कब खाना है, कितना खाना है, इसके साथ साथ में फीडिंग की प्रैक्टिसेस कैसी होना चाहिए, इसके अलावा मॉनिटरिंग करना है उनकी प्रोग्रेस को, ये एक गेम चेंजर के रूप में काम कर सकता है। तो जब हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग के अंतर्गत लोगों को क्या क्या चीज़ की सलाह देना है, उनके खान पान के ऊपर, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, इसके साथ साथ में प्रोग्रेस को भी हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इंडिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं। सरकार इसके लिए हमेशा से प्रयासरत रही है। यहाँ पर पैन स्टैकिंग वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है श्रम साध्य। तो ऐसा कोई काम जो कि श्रम के माध्यम से आप उसको साध सक रहे हैं या फिर आप कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सरकार फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है उन गरीब लोगों को, तो उन गरीब लोगों तक खाना की जो पहुँच है, फूड की जो पहुँच है वो सस्ती हो, आसानी से अवेलेबल हो और उसमें क्वालिटी भी हो, तब जाकर के हम ये कहेंगे कि उसको फूड की सिक्योरिटी सरकार दे पा रही है। इसका मतलब ये है यदि किसी गरीब बच्चे के लिए खाना सस्ते में अवेलेबल हो पा रहा है, बड़े आसानी से मिल जा रहा है, कम दाम में मिल जा रहा है, तब कहेंगे कि सरकार फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है हमारे देश के नागरिकों के लिए। आज के समय में देखा जाए बच्चों की भलाई के लिए बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है स्कूलों में, आपने देखा होगा। इसके साथ साथ में मंथली राशन प्रोवाइड किया जाता है। एवर इम्प्रूविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आपको महीने में राशन मिल जाता है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है। सरकार मोटा अनाज के ऊपर फोकस कर रही है। सरकार की तरफ से पोषण अभियान चलाया गया है। रेडी टू ईट पैकेट एंड हॉट मील आर सर्व टू मदर्स एंड चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर। पोषण अभियान के अंतर्गत क्या है, खाना पैकेट में तैयार करके हॉट मील जो है गरम खाना प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं को और बच्चों को, कहाँ पर, आंगनवाड़ी सेंटर में। ये काम किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। क्या नाम रखा गया है इसका, पोषण शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा कुछ राज्य की सरकारें भी हैं जो कि पोषण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया जाता है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत एग, बनाना, प्रोटीन पाउडर, पीनट चिक्की एंड जगरी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेरियस स्पेशल स्टेट स्पेसिफिक स्कीम के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि कई सारी जो चीज़ें हैं सरकार प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि अंडा दिया जा रहा है, बनाना दिया जा रहा है, प्रोटीन का पाउडर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या है, बच्चों का जो पोषण है उसको इंश्योर कर सकते हैं। पीपल ऑफन लैक नॉलेज ऑफ प्रॉपर ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। अब ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ की सरकार यदि प्रोवाइड कर रही है, इसके साथ में भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कि यहाँ पर उजागर होती हैं, जैसे कि प्रॉपर ईटिंग कैसी होना चाहिए, हमारी प्रॉपर हमारी डाइट कैसी होना चाहिए, इसके साथ साथ में फीडिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो हमारी कैसी हो। यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स हैं फूड एंड इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी टू हाईली प्रोसेस्ड फूड को लेकर के हैव कंपाउंडेड द प्रॉब्लम। तो जैसे कि खाना है, इसके अलावा इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई प्रोसेस्ड फूड है। दो चीज़ है, एक तो फूड है और दूसरा है हाईली प्रोसेस्ड फूड है। इन दोनों के बीच में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में। इस चीज़ को क्लियर किया जा सकता है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के माध्यम से। इस समस्या का हल यहाँ से निकाल सकते हैं।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली बात है कि जो जन आंदोलन है या फिर सोशल एंड बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन है, शॉर्टकट में SBC जिसको कहा जा रहा है, ये पोषण अभियान के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जन आंदोलन चलाया जाता है जिसको हम जो है सोशल बिहेवियरल चेंजेस कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। मतलब कि स्कीम तो चल ही रही है, लेकिन यदि ये जन जन का आंदोलन हो जाए, इसमें प्रत्येक लोगों की भागीदारी हो जाए, तो ये स्कीम काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। जन आंदोलन के अंतर्गत बाइसिकल रैली निकाली जाती है, पोषण वाटिका का प्लांटेशन किया जाता है, पोषण माह का सेलिब्रेशन होता है एंड पोषण पखवाड़ा एंड गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है। इसके माध्यम से ये जो स्कीम है और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। SBCC के मतलब जन आंदोलन के अंतर्गत अलग अलग स्टेट ने अलग अलग अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए हैं। फिर भी यदि देखा जाए, जो न्यूट्रिशन काउंसिलिंग का कॉन्सेप्ट है अभी भी जो है प्रॉपरली इंस्टीट्यूलाइज, इसको संस्थागत हमको करने की ज़रूरत है एंड सभी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता है कि हमारे पास में पर्याप्त फील्ड स्टाफ लेना चाहिए जो कि प्रॉपरली ट्रेंड रहे न्यूट्रिशन काउंसलिंग करने के लिए, एंड देयर इज़ ए नीड इट टू बी इम्प्लीमेंटेड मैंडेटली ऑन यूनिफॉर्मली बाय स्टेट। स्टेट में हर जगह एकदम यूनिफॉर्म तरीके से इस स्कीम को हम लागू कर सकें। अब हम यहाँ पर बेमेतरा की बात करते हैं। बेमेतरा यहाँ पर मैप से दर्शाया गया है। अलग अलग ज़िलों से ये घिरा हुआ है, जैसे कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुंगेली है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो कबीरधाम है, नीचे की तरफ में राजनांदगांव है, दुर्ग है, रायपुर है और बलौदा बाज़ार है। इस प्रकार से इतने ज़िलों से ये घिरा हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों की बात करें, मतलब ऐसे बच्चे जो कि काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन में चल रहे हैं पोषण के मामले में, इनकी संख्या थी 3299 दिसंबर 2022 में। ये जो फिगर है ना, ट्राइबल डोमिनेटेड एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बस्तर की बात करें तो लगभग उसी के बराबर था। फीडिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है प्रॉपर फीडिंग को लेकर के। ये दूसरी कमी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही। द प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट एक्सेस बट इम्प्रॉपर नॉलेज अराउंड व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू ईट। यहाँ पर दिक्कत है कि आपको कब खाना है, कैसे खाना है और क्या चीज़ खाना है। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के माध्यम से कराई गई हैं। फिर छत्तीसगढ़ की एक और स्कीम की यदि हम बात करें, पोथ लइका अभियान, जिसका मतलब होता है हेल्दी चाइल्ड मिशन। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेशन किया गया है। ये एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंटेड किया गया था 72 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड आंगनवाड़ीज़ इन द बेमेतरा सब डिवीज़न ऑफ बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट। तो जो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ की जो आंगनवाड़ी हैं, 72 आंगनवाड़ी जो कि सबसे पिछड़ी हुई हैं, वहाँ पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको टेक्निकल सपोर्ट मिला था यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड लेवल स्टाफ हैं जो कि हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आते हैं। इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी कि कैसे करके आपको जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग की प्रोवाइड करना है इस रीजन में। प्रत्येक फ्राइडे के दिन पेरेंट्स ऑफ द टारगेटेड SAM चिल्ड्रन एंड मीडियम एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन आर समन्ड एंड काउंसल्ड। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो कि कुपोषित हैं बहुत ज़्यादा, या फिर मीडियम टाइप से जो कुछ बच्चे कुपोषित हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता, उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। उनको सिंपल छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बताया जाता है तिरंगा भोजन के बारे में। तिरंगा भोजन किसको बोला जा रहा है? बैलेंस्ड डाइट कैसी होना चाहिए। इसके साथ साथ में उनको बताया जाता है कि आपको हाथ जो है रेगुलर तरीके से धोते रहना है, खाना खाने के पहले धोना है, शौच के बाद धोना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए टिप प्रोवाइड करी जाती हैं। मैनी हार्मफुल डाइटरी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस आर डिस्पेल्ड एज वेल। इसके अलावा भोजन से रिलेटेड जो भ्रांतियां हैं उनके मन की, उनको दूर किया जाता है। एंड
जो टारगेटेड चिल्ड्रन हैं उनमें प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा जो लोकल लीडर हैं जैसे कि सरपंच, पंचायत के सचिव हैं एंड रिलीजियस हेड, इनको भी पार्टिसिपेट किया जाता है इस काउंसलिंग के सेशन में, और डोर टू डोर विजिट करी जाती है हाउसेस की, ये जो टारगेटेड बच्चे हैं, ताकि मॉनिटर किया जा सके उनकी प्रोग्रेस को। अब ये जो स्कीम चलाई गई है इससे कितनी प्रोग्रेस हासिल कर पाई है सरकार, तो बताया जा रहा है कि कम से भी कम 73.77% जो है इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत लाया गया है। मतलब लगभग 53% जो बच्चे हैं उनको हमने जो माल न्यूट्रिशन वाला प्रोग्राम है उसके दायरे में लाया गया है। तो इस स्कीम का फ़ायदा आप देखिए, ऐसे बच्चे जो कि पहले कुपोषित हुआ करते थे उनमें से लगभग 53% बच्चे ऐसे हैं जिसको हमने कुपोषण से बाहर लाया है। बाय द पोथ लइका अभियान इन ए स्पैन ऑफ 9 मंथ फ्रॉम दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 599 आउट ऑफ 1114 चिल्ड्रन। बताया जा रहा है कि इसमें 1114 जो बच्चे थे इसमें से 599 बच्चों को फ़ायदा हुआ है। आगे बताया जाता है कि 61% जो MAM चिल्ड्रन हैं, इसके अलावा जो SAM चिल्ड्रन हैं वो 14% हैव बीन ब्रॉट आउट ऑफ मालन्यूट्रिशन। मतलब ऐसे बच्चे जो कि मीडियम टाइप से कुपोषित थे, ऐसे बच्चे जो कि सीवियर टाइप से कुपोषित थी, तो मीडियम टाइप से जो कुपोषित हैं उनमें से 61.5% बच्चों को बाहर लाया गया है कुपोषण से, और जो सीवियर हैं उनमें से 14.67% बच्चों को बाहर हम लेकर के आए हैं। अब यदि हम बात करें इस स्कीम को 20 आंगनवाड़ी जहां पर हमने इस मिशन को नहीं इम्प्लीमेंट किया था, तो लगभग 30.6% बच्चे ऐसे हैं जो कि माल न्यूट्रिशन से बाहर आ पाए थे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे 50% बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो 33.8% MAM चिल्ड्रन हैं और 0 हैं SAM चिल्ड्रन वर टेकन आउट ऑफ द माल न्यूट्रिशन। इस डाटा को यदि आप देखेंगे तो इसमें MAM कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 33% हैं और SAM कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 0 हैं। ये बताता है कि टोटल इंक्रीज ऑफ 23% ओवर एंड अबव द कंट्रोल ग्रुप विच इज़ वेरी अनकरेजिंग, जिसका मतलब ये है कि 23% बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया को भारत नाम दिए जाने से रिलेटेड। मतलब अब पहले जो हमारे देश को इंडिया बोला जाता था, सरकार चाह रही है कि ये गुलामी की निशानी है। अब हम जो है इसका नाम चेंज करके भारत रखने वाले हैं। तो सरकार यदि ऐसा काम कर रही है और वो केवल मोटे मोटे तौर पर अपने यहाँ पर ही बस कर ले, जैसे कि किसी को आप इनवाइट करने के लिए बुलावा पत्र भेज रहे हैं तो वहाँ पर इंडिया की जगह आप जो है भारत यूज़ कर रहे हैं, इससे दिक्कत ये है खाली आप अपने देश के लेवल पर ही कर पाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर आपका जो इंडिया नाम चल रहा है उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल तरीके से अभी भी जो है भारत के लिए इंडिया वर्ड यूज़ किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए भारत शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। और यदि लैंग्वेज के हिसाब से ऐसा हो रहा है तो राइटर का कहना है कि ये ठीक है, इसमें कोई बदलाव करने की हमको विशेष ज़रूरत नहीं है और ना ही इससे कोई विशेष फ़ायदा पहुंचने वाला है। भारत के इतिहास की यदि हम बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष मतलब भारत का देश कहा गया है, और यहाँ के निवासियों को भारतीय मतलब भारत माता की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंद या फिर हिंदुस्तान के नाम से इसको संबोधित किया था। तो ये इसकी हिस्ट्री रही है। इसके बाद अगली जो हम बात करने वाले हैं
उस समय की है जब हमारे देश में संविधान निर्माण का काम चल रहा था। संविधान निर्माण का काम चल रहा था तो उस समय में भी काफ़ी डिबेट चल रही थी इंडिया के नाम को लेकर के। इंडिया वर्सेस भारत इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यदि हम बात करें तो ये जो नाम भारत है इसका उल्लेख फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो भारत शब्द को इंक्लूड नहीं किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पहला ड्राफ्ट था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इसको शामिल नहीं किया गया। डिबेट ऑन इट टुक प्लेस ऑलमोस्ट ए ईयर लेटर व्हेन द टेक्स्ट वाज बीइंग फाइनलाइज्ड। इसको शामिल किया गया था 1 साल के बाद में, जब टेक्स्ट को फाइनलाइज किया गया कि नहीं हम इसकी जगह में ये सब यूज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं कि 18 सितंबर 1949 को अम्बेडकर मूव्ड द अमेंडमेंट टू ड्राफ्ट आर्टिकल 1 which mention country's name India, that is भारत shall be union of state। अब यहाँ पर आर्टिकल 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, नया जो संशोधन आया था, तो इंडिया जो कि भारत है वो स्टेट का यूनियन रहेगा। बहुत सारी स्टेट मिलाकर के इस यूनियन का निर्माण किए हैं। इसके बाद मेंबर ऑफ H.V. कामत की बात करें, उनका कहना था कि इट वाज ए क्लमजी कंस्ट्रक्शन एंड सजेस्टेड 2 अल्टरनेटिव। उन्होंने क्या कहा था, या तो भारत रखिए और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और हिंद और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। उन्होंने कहा था कि आप इस प्रकार से ये लाइन को इसमें शामिल करिए। अब इसके बाद क्या होता है, असेंबली में वोट पड़ी थी। हैंड्स विथ 38 आइस एंड 51 नोस। 38 लोगों ने क्या कहा, यस कहा, एंड 51 नोस। कामत का जो अमेंडमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है एंड ओरिजिनल वर्डिंग जैसे कि वैसे ही रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटिंग हुई थी, तब जाकर के ये जो नाम है उसको इंक्लूड किया गया था। तो हमारे देश में हमारा जो नाम रहा है उसका जो इतिहास रहा है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, एंड इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन इसमें एसोसिएटेड हैं भारत एंड इंडिया नाम की यदि हम बात करें। तो भारत और इंडिया जो दोनों के दोनों नाम है ना, इसमें ऐतिहासिक, आइडियोलॉजिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल मीनिंग इससे जुड़ी हुई है। एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, उसको भी ऐड किया गया है इस नाम में या फिर इस शब्द में। ये निकल कर के सामने आ रहा है सम अपोजिशन पार्टीज़ को, ठीक है, जो कि आपस में मिली थी और उन्होंने जो है इंडिया नाम दिया था। तो इंडिया जो नाम दिया जा रहा है, तो शायद अपोजिशन वाली जो पार्टीज़ हैं उनका कहना है कि इंडिया नाम इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसी के चलते चलते वो क्या काम किए हैं, इंडिया की जगह में भारत नाम कर रहे हैं, चाहे जहाँ चाहे वहाँ। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए G20 समिट के लिए जो स्टेटों को इनवाइट किया जा रहा था, वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह में प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इतिहास से ही यहाँ पर शुरुआत करी जाती है कि ये जो नाम चेंजिंग वाली बात है या फिर नामकरण वाली जो बात है, आज़ादी के टाइम पीरियड से ही यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर हम जो है एक कंट्रोवर्सी को देखने वाले हैं जो कि उठाई गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा इंडिया के नाम को लेकर के 1947 में, जब ब्रिटिश आज़ाद हुआ था और ब्रिटेन से हमें इंडिया प्राप्त हुआ। तो 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है वो पारित हुआ था और इसी के माध्यम से ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद किया था। इसने 2 डोमिनियन को क्रिएट किया था, बनाया था, एक बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान, एंड रिलीज द प्रिंसली स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश पैरामाउंट्री, देयरबाय टेक्निकली मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। कुल मिलाकर के 2 देशों का निर्माण हुआ यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान।
उसी सेम टाइम में हम देखते हैं ब्रिटिश एडवाइज द प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन वन ऑफ द टू डोमिनियन। अब हमारे देश में जो अलग अलग छोटे मोटे राज्य हुआ करते थे, वहाँ पर छोटे मोटे शासक हुआ करते थे, अभी भी वो लोग जिंदा थे। उनको कहा गया कि आप भारत में आइए या तो फिर पाकिस्तान में चले जाइए। फिर 15 अगस्त 1947 से पहले द टू डोमिनियंस केम, तो हम ये कह सकते हैं कि दो यहाँ पर राष्ट्रों का उदय होता है। पाकिस्तानी के जो लीडर रहे थे वो फेवर्ड कर रहे थे इंडिया शुड बी द नेम्ड आइदर हिंदुस्तान और भारत। उनका कहना था कि देखिए, इंडिया का जो नाम है वो तो या तो हिंदुस्तान आप रखिए या फिर भारत रखिए। उनका कहना है द टू सक्सेसर स्टेट हैड इमर्ज फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान और भारत। उन्होंने ये कहा था ब्रिटेन से दो देश आज़ाद हुए, एक तो पाकिस्तान है और दूसरा हिंदुस्तान या फिर भारत है। इंडिया की जो पोजीशन थी कि उसका कहना है हम जो है ब्रिटिश इंडिया का सक्सेसर स्टेट रहे हैं इन द टर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड दैट पाकिस्तानी हैड सक्सीडेड फ्रॉम द इंडिया। इंडिया कह रहा नहीं, भारत से ब्रिटेन से असल में आज़ाद हम हुए हैं और हमसे ही फिर पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। इसलिए इंडिया ने इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए रिटेन्ड इस इंटरनेशनल पर्सनालिटी, इंडिया को इसकी इंटरनेशनल पर्सनालिटी मिल गई, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का वो मेंबर बन गया। जबकि ये जो पाकिस्तान है एज ए न्यू स्टेट क्रिएटेड थ्रू सक्सेशन वुड हैव टू टेक स्टेप एक्वायर द इंटरनेशनल पर्सनालिटी, लेकिन पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें उस समय में नहीं मिल पाई थी। अब ये जो मैटर था फाइनली डिसाइड किया गया था इंडिया के फेवर में एंड पाकिस्तान वाज कंपेल्ड टू टेक स्टेप टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टेटस। तो जो मुद्दा रहा था वो इंडिया के पक्ष में गया था और बात वही आ गई कि भाई अब पाकिस्तान को भी जो है इंटरनेशनल स्टेटस प्राप्त करना रहेगा। इसमें इंक्लूडिंग है कि यूनाइटेड नेशंस की आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, विच इंसिडेंटली अफगानिस्तान अपोज, और इसका विरोध कर रहा था कौन? अफगानिस्तान। तो इंडिया ने अपना जो नाम है इंडिया, वो इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल जो संस्थाएं बनाई गई हैं वहाँ पर अपना नाम दर्ज कर लिया इंडिया के रूप में। इस प्रकार से कंट्री का जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी है एंड कंट्रीज कंटिन्यू टू बी डिनोटेड बाय द वर्ड इंडिया, इंडिया की जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी है वो इंडिया के तौर पर उभरी थी। जनरली जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेशनली एंड मल्टीलेटरली या फिर बायलैटरल सेटिंग, यहाँ पर हम जो है इंडिया शब्द यूज़ करते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था 25 अगस्त को, प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू ग्रीस। प्राइम मिनिस्टर जो गए थे ग्रीस की यात्रा में, ये अवेलेबल है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट में। इसमें टाइटल दिया है इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट, तो इंडिया की जगह भारत शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप हिंदी में भारत शब्द यूज़ कर रहे हैं और इंग्लिश में इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यदि आप राष्ट्रपति बोलेंगे तो राष्ट्रपति के साथ में आप भारत बोल सकते हैं। राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र आर रिटन एंड अंडर देम वर्ड प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिटन इन इंग्लिश। यदि हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रपति भारत गणतंत्र, तो इंग्लिश में इसको हम प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखते हैं इंग्लिश में। फिर 58वां अमेंडमेंट लाया जाता है। 58वां जो अमेंडमेंट लाया गया था, पब्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। तो ऑथोरिटेटिव बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन की बात करें तो ये जो है बेस्ट टू टर्न टू 58th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन इन 1987। यदि हम ये देखें कि इंग्लिश और हिंदी का जो वर्ज़न है आधिकारिक तौर पर कहाँ पर है, तो इसके लिए 58वां नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 1987 में। और इसी संशोधन के माध्यम से देखिए एम्पावरमेंट प्रोवाइड करी जाती है राष्ट्रपति को।
प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो पब्लिश कर सकते हैं उनकी अथॉरिटी के अंतर्गत अंडर द ऑथोराइज्ड टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड बी यूज्ड इन द लीगल प्रोसेस टू। तो राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि आप जो है हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑथोरिटेटिव आधिकारिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये लीगल प्रोसेस मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हिंदी टेक्स्ट जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशंस की जिसको पब्लिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा फॉलोइंग द अमेंडमेंट इज ऑथोरिटेटिव, यदि आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसको आधिकारिक माना जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इंडिया का वर्णन कैसा है? आर्टिकल 1(1) की बात करें तो इंडिया लिखा है, दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो संविधान है उसमें भी इंडिया के बारे में ही उल्लेख किया गया है। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं इंडिया की तो बाहर से जो फॉरेनर लोग आए थे, पार्टिकुलरली हिंद एंड अरेबिक फॉरेन ओरिजिन की बात करें तो ये जो इंडिया वर्ड है ये हिंद एंड इसके कई सारे वेरिएंट है, जैसे कि हिंद है, अरेबिक में ये भी फॉरेन ओरिजिन का माना जा रहा है। तो देखिए बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे या फिर रूलर आए थे तो उन्होंने क्या काम किया, ये जो सिंधु नदी के पूरब वाला जो हिस्सा है ना इसको इंडस नदी के नाम पर इन्होंने क्या रख दिया था, इंडिया रख दिया था। अब हिंदुस्तान शब्द की बात करें तो जो अफगान है एंड मुगल रूलर है नॉर्दर्न एरियाज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान के रूप में रेफर्ड करते थे। तो हमें हिंदुस्तान शब्द कहाँ से मिला है? अफगान और मुगल रूलर की तरफ से मिला है। इसके बाद में यूरोपियन लोग आए, स्पेशली ब्रिटिश लोग, तो इन्होंने रफली referred not to only northern region but also all the subcontinent as India। अब इन्होंने क्या काम किया, नॉर्थ वाले हिस्से को अकेला नहीं, पूरा का पूरा जो लैंड है इंडिया का उस सब कॉन्टिनेंट को इंडिया के तौर पर व्याख्या किया था। तो ये कुल मिलाकर के जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये नाम इनने दिया है कि वो नाम उन्होंने दिया है। तो लास्ट में कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो केंद्र सरकार है और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ठीक है, ये भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहती है। इंडिया की जगह में भारत वर्ड यूज़ करना उनकी प्राथमिकता है, जैसे कि आप G20 के निमंत्रण में देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कहना चाहिए एक शुरुआती दौर है। ये चीज़ सरकार के आंतरिक दस्तावेजों में अंग्रेजी भाषा में भारत का उपयोग भी सरकार शुरू कर सकती है। समस्या ये है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे आधिकारिक तौर पर देश का नाम बदल करके भारत नहीं कर देते, और इंडिया को आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन वैसे भी अंग्रेजी में इंडिया कह रहे हैं, हिंदी में भारत कह रहे हैं, तो ये बुद्धिमान वाली बात है और संवैधानिक रूप से सही भी है। इसमें बदलाव से आखिर आप क्या चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं?